गुड मॉर्निंग। रेडी हो गए आप लोग? तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। कल का क्लास अगर हम लोग थोड़ा सा याद करें तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। नहीं, एडजॉर्प्शन थ्योरी मतलब अधिशोषण का सिद्धांत, एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें देख रहे थे। और कौन सा रिएक्शन मेरे? तो हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। ये जो पूरा थ्योरी है ये हमको बताया कि आखिर कैटलिस्ट कैसे किसी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। नहीं, आखिर कैटलिस्ट में ऐसा कौन सा जादू है, कैटलिस्ट ऐसा क्या चीज़ करता है जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। और हाँ, हमको ये भी कहना पड़ता है कि वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, और कैसे वो रिएक्शन की गति को, रिएक्शन की दर को, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है शेप सेलेक्टिव। शेप सेलेक्टिव, है ना। शेप का मतलब हो गया आकार, आकार को सेलेक्ट करने वाला। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, ठीक है। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट, ये कैटलिस्ट का एक नाम है, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। तो शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट, जियोलाइट के द्वारा कैटालाइसिस तो होगा। कैटालाइसिस मतलब आप समझ रहे हो, वैसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट मौजूद हो। तो यहाँ पर तो हमने कैटलिस्ट ले लिया है, जियोलाइट एक कैटलिस्ट है। तो हम लोग चूंकि कैटलिस्ट ले चुके हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कैटालाइसिस तो बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर देख रहे हैं, बोल रहा है क्या भाई? शेप सेलेक्टिव मतलब आकार को चुनने वाला, शेप को सेलेक्ट करने वाला, शेप को सेलेक्ट कर करके रिएक्शन करने वाला, ठीक है। इसका हिंदी है, अगर हिंदी देखोगे तो जियोलाइट के द्वारा आकार वर्णात्मक, आकार को सेलेक्ट करने वाला और फिर उत्प्रेरण, कैटालाइसिस का हिंदी हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक है, ओके। जियोलाइट के द्वारा शेप को सेलेक्ट करना, ये क्या चीज़ है अच्छे से समझना तुम लोग, एकदम पूरा दम लगाओ यहाँ पर। किसी भी रिएक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं भाई? एरो से। अच्छा, रिएक्शन होने के पहले जिस सब्सटेंस को लोगे, रिएक्शन होने के पहले जिसको लोगे उसको क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। तो हम लोग ये ले लेते हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए आप रिएक्टेंट, ये है हमारा आर, रिएक्टेंट। और प्रोसेस होने के बाद ये बना हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ना हम आपको दो कैटलिस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। उस दोनों कैटलिस्ट में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है जरा आप सोच के हमको बताइएगा। एक चीज, अच्छा पहले कैटलिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। एक कैटलिस्ट ऐसा है, कुछ सिर्फ ऊपर वाला सतह हम आपको बनाए, सपोज कीजिए थोड़ा सा सतह इसका ऐसा है, ठीक है। और दूसरा कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है, सी का मतलब कैटलिस्ट, ध्यान देना। और ये दूसरा कैटलिस्ट ये है, ठीक है। इधर भी होगा, आप इधर भी बना सकते हो ऐसा। अब ये क्या चीज हम बनाए जरा समझिएगा आप लोग। ऐसा ही इधर होगा, पूरा होगा पूरा। तो हमने सीखा है कि कैटलिस्ट क्या करता है। मॉडर्न थ्योरी में भी हम लोग सीखे थे, ओल्ड थ्योरी भी बता रहा था कि कैटलिस्ट क्या करता है, सबसे पहले रिएक्टेंट को अपने सतह पर आकर्षित करता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कैटलिस्ट के सतह पर, इवन सबके सतह, यार हम लोग का जो सतह है चमड़ा, स्किन, इसमें भी तो छोटा छोटा छेद है। तो उसी तरह से कैटलिस्ट के सतह पर भी छोटा 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 क्या होता है? होल होता है, छिद्र होता है, छिद्र। तो अगर उसका होल कुछ इस टाइप का रहा, मतलब उसका सरफेस अगर ऐसा रहा, बड़ा बड़ा होल रहा कुछ इस टाइप का, और अगर ये देखो
ये लगता है क्या, ऐसा करके गोल कर दें हम तो ये मधुमक्खी का जो छत होता है, हनी कॉम्ब है ना, मधुमक्खी का छत के जैसे ये टहनी है, तो ये ऐसे 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 है ना, फिर अगर इधर से ऐसे बना दें हम, ऐसे ऐसे, नहीं देखो तो ये इसी टाइप का आपका जो हनी कॉम्ब होता है, मधुकोश जिसको आप लोग बोलते हो, या मधुमक्खी का जो घर है, मधुमक्खी का जो छत है, वो उसको देखो कुछ इसी टाइप का वो लग रहा है। और ये चीज़ ना हम लोग बोलेंगे भी आगे, क्या चीज़ तो समझना, ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के पहले जिस चीज़ को लोगे वो रिएक्टेंट हुआ, बाद में जो बनेगा वो प्रोडक्ट है। हमने एक कैटलिस्ट ये लिया, एक कैटलिस्ट हमने ये लिया, दोनों कैटलिस्ट में अंतर यही है कि दोनों का सतह हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप का, चलो पूरे बना दिए हम लोग, है ना, दोनों का सतह क्या है, अलग अलग है। मॉडर्न थ्योरी कहता है, हम लोग भी जानते हैं कि कैटलिस्ट सबसे पहले क्या करता है, रिएक्टेंट को अपने सतह पर सोखता है, सतह पर लाता है। तो अगर इसका सतह ऐसा हुआ और अगर इसका ऐसा सतह हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में क्या अंतर होगा, समझिएगा बात को। अगर ऐसा सतह हुआ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिएक्टेंट को यहां पर लाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये रिएक्टेंट आ गया। दूसरा एक और अगर रिएक्टेंट है, सब मान लेते हैं, तो इस रिएक्टेंट को भी यहां पर ला सकता है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कैटलिस्ट आपका ऐसा हुआ तो जब ये सतह पर सोखना चाहेगा, है ना, सतह पर क्या करना चाहेगा, सोखना चाहेगा, सतह पर जब लाना चाहेगा, तो देखो अगर आपका रिएक्टेंट का आकार इतना बड़ा है तो आप ही सोच के हमको बता दो यार कि क्या इतना आकार का जो रिएक्टेंट है, इतना बड़ा जो रिएक्टेंट है, कभी इसके सतह में एंट्री कर सकता है, कभी इसके सतह में जा सकता है, कभी इसके सतह में ये जो छेद है, ये जो होल है, ये जो पोर है, इंग्लिश में हम लोग छेद को पोर भी कहते हैं, PORE। तो ये जो कैटलिस्ट का जो सतह पे ये जो छेद है स्पेशल टाइप का, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कुछ अलग है, इसमें देख रहे हैं कुछ अलग है, तो ये जो होल है ये अलग टाइप का है, ये विशेष टाइप का है, ये इस कैटलिस्ट हम लोग देख रहे हैं क्या भाई, अलग टाइप का है। तो ये स्पेशल टाइप का जो पोर आपको दिख रहा है इस कैटलिस्ट के पास जो है, क्या इस पोर में ये रिएक्टेंट कभी अधिशोषित हो सकता है, कभी जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर ये जो पोर है, ये जो होल है, इसका आकार से कहीं ज़्यादा बड़ा हमारा किसका आकार है, रिएक्टेंट का आकार है। अच्छा, अगर छोटा रिएक्टेंट रहता, हाँ तब तो वो सतह पर क्या होता, उस सतह, ये कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट को अपने सतह पर क्या कर लेता, संचित कर लेता। अच्छा, अगर ऐसा रिएक्टेंट अगर रहा तो हाँ इसको भी संचित कर लेगा। अच्छा, अगर ऐसा रिएक्टेंट रहा तो नहीं, इसको संचित नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर ये कैटलिस्ट के बारे में सोचो तो इसके पास जो स्पेशल टाइप का होल है, स्पेशल टाइप का जो सरफेस है, इसमें क्या बात है जरा सीखिए तो। अगर ये रिएक्टेंट को लाना चाहे तो इसको भी ला सकता है, इस रिएक्टेंट को लाना चाहे तो इसको भी ला सकता है, छोटा वाला रिएक्टेंट को लाना चाहे तो इसको भी ला सकता है, इस रिएक्टेंट को लाना चाहे तो इसको भी ला सकता है। तो ये कैटलिस्ट में कोई सेलेक्ट करने का बात नहीं है कि हाँ हम इसको लाएंगे तो इसको नहीं लाएंगे, इसको लाएंगे तो उसको लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस कैटलिस्ट के सतह पर ये कोई भी रिएक्टेंट तुम अगर लाना चाहो तो इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि सारा का सारा आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस कैटलिस्ट में वही बात है? नहीं, इस कैटलिस्ट में वैसा बात नहीं है। इसका जो सतह है ना, इससे थोड़ा अलग है, और ये अलग होने के कारण इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको चुनना पड़ेगा कि नहीं, आपका आकार बड़ा है तो आप मेरे सतह पर नहीं आ पाओगे, आपका आकार चूंकि छोटा है तो आप हमारे सतह पर अधिशोषित हो जाओगे, हमारे सतह पर आ जाओगे, हमारे सतह पर संचित हो जाओगे। तो अब तुम ये बताओ कि सेलेक्ट करने का नौबत, सेलेक्ट करने का ज़रूरत, चुनने का नौबत, चुनने का ज़रूरत किसके पास आया, इसके पास या इसके पास? इसके पास। नॉर्मल सा आंसर, सिंपल सा आंसर है ना। तो इस कैटलिस्ट में हमने स्पेशल चीज देखा कि इस कैटलिस्ट का ये जो मधुमक्खी का जो छत के जैसा संरचना है, इसका जो अलग टाइप का जो सतह है, इसका जो पोर है, इसका जो छिद्र जो है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी जो छोटा है, इस वजह से इसको सेलेक्ट करना पड़ा कि हाँ इस रिएक्टेंट के साथ हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो इसके साथ करेंगे। मतलब ये सेलेक्ट करेगा कि हाँ इसके साथ हम करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ तो हो गया कि ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट
के आकार को सेलेक्ट करेगा, रिएक्टेंट के आकार को सेलेक्ट करेगा। बड़े आकार वाले के साथ रिएक्शन वो नहीं कर पाएगा, बड़े आकार वाले रिएक्टेंट को वो सतह पे नहीं ला पाएगा, लेकिन हाँ छोटे आकार वाले को वो सतह पे ला देगा। तो इसको चुना, इसको सेलेक्ट नहीं किया, तो पहला क्या करेगा, रिएक्टेंट के आकार को सेलेक्ट करेगा। अच्छा, प्रोडक्ट के आकार को भी सेलेक्ट कर सकता है क्या? प्रोडक्ट के आकार को, हाँ, जैसे देखना इतना बड़ा, जैसे सपोज करो कि ये रिएक्शन का प्रकृति ऐसा है कि इसमें ये प्रोडक्ट बनना तय है, और इस प्रोडक्ट का आकार हम लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा है, तो भाई ऐसा प्रोडक्ट इसके सतह पर तो बन नहीं सकता है, क्योंकि जो इसका आकार है उस आकार को देखते हुए हम आराम से समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्ट इस पोर में, इस छेद में, इस कैटलिस्ट के सतह पर कभी नहीं बन सकता है। मतलब इस प्रकार का अभिक्रिया इसके सतह पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का आकार क्या है, बड़ा है। सपोज करो कोई दूसरा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट का प्रकृति है ये इतना बड़ा है, मतलब इस प्रोडक्ट का आकार इतना बड़ा है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन है ना, हाँ ये हो सकता है, ये सतह पर रिएक्टेंट आ भी जाएगा। अगर रिएक्टेंट आपका छोटा है, रिएक्टेंट अगर आपका छोटा है तो इसके सतह पर आ भी जाएगा। और चूंकि हम देख रहे हैं कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका आकार भी सुटेबल है, बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका आकार भी ठीक ठाक है कि हाँ इस कैटलिस्ट के सतह पर वो सब चीज़ हो सकता है। तो हाँ ये वाला जो रिएक्शन है ये इस कैटलिस्ट के सतह पर हो सकता है, मतलब रिएक्टेंट भी आ सकता है और रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके इतना छोटा छोटा प्रोडक्ट भी बना सकता है। लेकिन अगर ऐसा रहता कि हाँ रिएक्टेंट तो छोटा है, लेकिन ये रिएक्टेंट का प्रकृति है कि ये 5-10 रिएक्टेंट आपस में मिलता है तभी प्रोडक्ट बनाता है, तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन हुआ जिसमें रिएक्टेंट का आकार तो छोटा है, ये आराम से आ सकता है, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट अगर बड़ा है तो भी ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट का जो आकार है, ये जो छेद है इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला रिएक्शन भी आपका यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो अगर समेटो इस बात को, तो आप क्या क्या देखें, ये जो रिएक्शन आप करना चाह रहे हैं ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। और अगर इस टाइप का कैटलिस्ट अगर यहाँ पर ला दिए, ये वाला कैटलिस्ट, अगर ये वाला कैटलिस्ट अगर ला दिए, तो ये जो कैटालाइटिक रिएक्शन बन गया, कैटालाइटिक रिएक्शन हम क्यों बोले समझ में आ गया, क्योंकि इस रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लिया, तो इसको कैटालाइटिक रिएक्शन हम लोग बोल दिए। लेकिन अगर इस टाइप का कैटलिस्ट अगर तुम लोग इस रिएक्शन में ला दिया, तो तुमको 3 बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि इस कैटलिस्ट का जो ये जो पोर है उसका आकार क्या है, उसी हिसाब से रिएक्टेंट को चुनिएगा, उसी हिसाब से प्रोडक्ट को भी चुनना है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें 3 बात का ध्यान रखेंगे। कौन कौन भाई? पहला तो कैटलिस्ट का जो पोर है वो पोर कितना बड़ा है, उसका छेद जो है, छिद्र जो है वो कैसा है। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, इस रिएक्टेंट का आकार कितना बड़ा है। क्या बड़ा आकार तो नहीं है, क्योंकि बड़ा आकार होगा तो फिर उस कैटलिस्ट पर वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वो ये बड़ा आकार वाला जो हमारा रिएक्टेंट है इसके सतह पर अधिशोषित नहीं हो पाएगा, सतह पर नहीं जा पाएगा। हाँ, प्रोडक्ट अगर बड़ा हुआ तो भी वो नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का कैटलिस्ट को अगर हमने चुन लिया तो हमको 3 चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि इसका छिद्रदार बनावट, इसका छेद कितना बड़ा है। दूसरा देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट का आकार क्या है, अगर छोटा है तो सतह पर चला जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, अगर बड़ा है तो नहीं हो पाएगा। अब प्रोडक्ट में भी हमको देखना पड़ेगा कि अगर बनने वाला प्रोडक्ट अगर बड़ा है तो भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा और वैसा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा, वैसा रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का कैटलिस्ट को आप चुन लिए तो तीनों बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात भाई कि इस कैटलिस्ट के सतह पर छेद कितना बड़ा है। दूसरा बात आपको देखना पड़ेगा रिएक्टेंट का आकार कितना बड़ा है, और तीसरा ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का आकार कितना बड़ा है। तीनों अगर सुटेबल है तभी आपका ये रिएक्शन हो पाएगा। तो देखिए आप, ये जो कैटलिस्ट है, मॉडर्न थ्योरी ने कहा कि सबसे पहले कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को अपने सतह पर लाता है। लेकिन ये कैटलिस्ट को गॉड ने बनाया ही ऐसा है, ये कैटलिस्ट है ही ऐसा कि ये कैटलिस्ट क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि हाँ हम छोटा छोटा रिएक्टेंट को लाएंगे तो बड़ा बड़ा रिएक्टेंट को हम नहीं ला पाएंगे। तो चूंकि इस कैटेलाइसिस में आकार को सेलेक्ट करने का बात आ रहा था, छोटा आकार को हम लाएंगे, बड़ा आकार को नहीं लाएंगे, इतना आकार को लाएंगे, उतना आकार को नहीं लाएंगे। चूंकि आकार को वो सेलेक्ट कर रहा था, शेप को सेलेक्ट कर रहा था, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को कह दिया गया शेप सेलेक्टिव कैटेलाइसिस।
समझ में आया? क्यों सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बोले हम लोग, समझ में आया? क्योंकि ये जो कैटालाइटिक रिएक्शन स्पेशल टाइप का है ना, इसमें सेप को सेलेक्ट किया जाता है। ये जो कैटालिस्ट है ना, ये चुन चुन के रिएक्शन करेगा। हाँ, ये रिएक्टेंट का आकार छोटा है तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको सतह पे लाएगा, और अगर बड़ा आकार हो गया तो फिर उसको नहीं लाएगा। उस टाइप का जो है रिएक्टेंट को वो अपने सतह पर नहीं ला पाएगा। तो वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या बोलेंगे? वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जो 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात भाई, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का जो छिद्रदार बनावट है, देखना पड़ेगा कितना बड़ा छेद है, कितना छोटा छेद है, कितना बड़ा छेद है। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना ये होल ही देखेंगे। दूसरा बात देखेंगे रिएक्टेंट का आकार, और तीसरा देखेंगे प्रोडक्ट का आकार, है ना। प्रोडक्ट बड़ा भी यहाँ पर नहीं बन सकता, इसलिए प्रोडक्ट का आकार भी देखिएगा, ठीक है। तो वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें ना साइज को, आकार को सेलेक्ट करने का नौबत आ जाए। और आकार किसका किसका रे? तो रिएक्टेंट का भी आकार और प्रोडक्ट का आकार। लेकिन रिएक्टेंट का आकार और प्रोडक्ट के आकार को चुनने के पहले आपको कैटलिस्ट का भी वो जो होल है, पोर है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, 3 चीज़ कौन कौन हुआ भाई? सबसे पहले तो कैटलिस्ट का ये जो छिद्रदार बनावट है वो नंबर 1, और नंबर 2 रिएक्टेंट का आकार, और तीसरा प्रोडक्ट का आकार। चलो एक बार फिर और रिपीट कर लो। ये जो कैटालाइटिक रिएक्शन है वो कितने चीज़ों पर निर्भर करेगा? 3। सबसे पहले कौन सा भाई? कैटलिस्ट का ये छिद्रदार बनावट, दूसरा रिएक्टेंट का आकार, और तीसरा प्रोडक्ट का आकार। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे हम लोग शेप को सेलेक्ट करने वाला। चूंकि देखा ना, इसमें शेप सेलेक्ट हुआ, छोटा वाला के साथ, छोटा वाले को सतह पे लाया तो बड़ा वाले को नहीं लाया, तो शेप तो सेलेक्ट किया। इसके जैसा थोड़े था कि जो आना है आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या हुआ? चुना, शेप को सेलेक्ट किया। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को नाम क्या दे दिए? शेप को सेलेक्ट करने वाला कैटालाइसिस। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। वो 3 चीज़ याद रखना है। क्या क्या? ये कैटालाइटिक रिएक्शन किन 3 बातों पर निर्भर करता है रे? सबसे पहले कैटलिस्ट का जो छिद्रदार बनावट है, कि आखिर कैटलिस्ट का आपका होल कितना बड़ा है। दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट का आकार, है ना। और तीसरा जी प्रोडक्ट का आकार। चलो डेफिनेशन हम लोग लिख लें। क्या लिखेंगे भाई? द कैटालाइटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जो निर्भर करता है ना, विच डिपेंड्स अपॉन, जो निर्भर करता है कितना पर? 3 चीज पर। तो वही तीनों चीज को लिखो बारी बारी से। द कैटालाइटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहला तो यही हुआ, कैटलिस्ट का जो छिद्रदार बनावट है, सबसे पहले तो इसी पर निर्भर करेगा, कॉमा दे देते हैं, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा क्या है भाई? साइज ऑफ रिएक्टेंट, और तीसरा क्या है बोल दो? साइज ऑफ प्रोडक्ट। 3 चीज पर निर्भर करेगा। सबसे पहले पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, दूसरा साइज ऑफ रिएक्टेंट, और तीसरा साइज ऑफ प्रोडक्ट। इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। और हम आपको स्टार्टिंग में बताए कि ये जो जियोलाइट है ये एक कैटलिस्ट है, और इसका जो संरचना है ना, यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम लोग बनाए थे बिल्कुल वैसा है। मतलब मधुमक्खी का जो छत होता है, जैसे छोटा छोटा उसमें कैसे छेद रहता है, मधुमक्खी का छत कैसा होता है जी? देखते हो, ये जैसे एक टहनी है, इसमें अगर मधुमक्खी का छत है तो आप देखते हैं छोटा छोटा इस टाइप से रहता है, और इसी में शहद रहता है, इसी में मधुमक्खी भी रहती है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका? जियोलाइट का। चूंकि बेचारे का स्ट्रक्चर ही ऐसा है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ, छोटा रिएक्टेंट है तो सतह पे लाएगा, बड़ा रिएक्टेंट है तो नहीं लाएगा। तो ये जियोलाइट ना एक बेस्ट एग्जाम्पल है शेप को सेलेक्ट करने वाला कैटलिस्ट का। ये ऐसा कैटलिस्ट है ना, वो चुन चुन के रिएक्शन करता है। हाँ, इस रिएक्टेंट के साथ करेगा तो इस रिएक्टेंट के साथ नहीं करेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि इसका स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत के जैसा इसका स्ट्रक्चर। तो इस बात को लिख देते हैं, ड्यू टू हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर
ओके, ड्यू टू हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत की जैसा संरचना के कारण, ड्यू टू हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जियोलाइट इज ए गुड एग्जाम्पल, है ना। जियोलाइट जो हमारा है ये बहुत अच्छा उदाहरण है किसका रे, शेप को सेलेक्ट करने वाला कैटालिसिस का। तो इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ये शेप को सेलेक्ट करने वाला जो है ना कैटलिस्ट है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हो सकता है हिंदी इसमें नहीं आएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप पहले आप इसका ये लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हिंदी लिखते हैं। ले लिया, अब हिंदी लिख देते हैं। चलो क्या लिखेंगे भाई, वह कैटालाइटिक रिएक्शन जो कैटलिस्ट के, तीन चीज़ पर निर्भर करेगा भाई, तीनों चीज़ लिख देते हैं। वह कैटालाइटिक रिएक्शन जो कैटलिस्ट होगा ना, कैटलिस्ट के छिद्रदार बनावट या संरचना भी लिख सकते हैं, कैटलिस्ट के छिद्रदार बनावट कॉमा रिएक्टेंट का आकार तथा प्रोडक्ट के आकार पर निर्भर करता है, उसे शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं, है ना। तीन चीज़ पर निर्भर किया, सबसे पहले कैटलिस्ट के छिद्रदार बनावट, दूसरा रिएक्टेंट का आकार, तीसरा प्रोडक्ट का आकार, है ना। और वो जियोलाइट के बारे में लिख देते हैं कि जियोलाइट का जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत के जैसा है, मधुकोश के जैसा है, इसी वजह से उसको मजबूरी में शेप को सेलेक्ट करना पड़ता है, इसी वजह से वो शेप को सेलेक्ट करने वाला कैटलिस्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो लिखेंगे, तो क्या लिख दें, मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी के छत के जैसी संरचना, है ना, मधुमक्खी के छत की जैसी संरचना के कारण जियोलाइट, और इसका जो छेद होता है ना, उसका जो होल होता है, उसका जो आकार होता है, उसका जो डायमीटर व्यास जो होता है, जैसे कि ये होल है तो इसका जो आकार है, इसका जो आकार होता है ना, ये लगभग जियोलाइट के केस में 200 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच होता है। 200 पिकोमीटर मतलब समझ रहे हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। तो लगभग जो इसका आकार होता है वो कितना होता है भाई, 200 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच में। तो खैर क्या लिख दिया भाई, मधुमक्खी के छत के जैसी संरचना के कारण जियोलाइट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिस्ट। इसमें एंजाइम कैटलिस्ट में भी थोड़ा सा बड़ा थ्योरी है, तो हम एंजाइम कैटलिस्ट को अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, या फिर प्रोजेक्टर के थ्रू। आज थोड़ा सा फाउंड बड़ा कर दिए हैं, हो सकता है कि पिछले क्लास में हल्का फुल्का अगर दिक्कत हुआ होगा तो इस बार थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटालाइसिस, और उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और लास्ट में फिर जो है हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू उसका थ्योरी ले लेंगे अच्छे से। जैसे जैसे हम लोग समझेंगे बिल्कुल वैसे वैसे हम लोग थ्योरी भी बनाएंगे, और फिर प्रोजेक्टर के थ्रू उसको कर देंगे तो लिखने का हम लोग का टाइम बच जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोग ले लिए, हटा दें इसको अब हम। चलो तो अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिए,
शेप को सेलेक्ट करने वाला कैटालाइटिक रिएक्शन नहीं। जियोलाइट का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि बेचारे को सेलेक्ट करना पड़ता था कि हाँ हम इस रिएक्टेंट को अपने सतह पर ला पाएंगे तो इस रिएक्टेंट को अपने सतह पर नहीं ला पाएंगे। तो ये जो कैटालाइटिक रिएक्शन था ये 3 बातों पर निर्भर किया। पहला बात क्या रे, कैटलिस्ट का जो छिद्रदार बनावट है वो, नंबर 2 क्या हुआ भाई, रिएक्टेंट का आकार, नंबर 3 क्या हो गया, प्रोडक्ट का आकार। और शेप को सेलेक्ट करने वाला जो बेस्ट एग्जांपल है कैटलिस्ट का, उसका नाम क्या है, जियोलाइट। याद रखना क्वेश्चन सब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग हम लोग देते हैं एंजाइम कैटालाइसिस। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। इसको हिंदी में कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। पता है बहुत सिंपल, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें एंजाइम उपस्थित होता है उसी को कहते हैं एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन या एंजाइम कैटालाइसिस। कितना जल्दी खत्म हो गया। वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन है ना, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें एंजाइम उपस्थित होता है उसी को कह देते हैं एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन या फिर एंजाइम कैटालाइसिस। लेकिन सबसे मज़ेदार बात आपको ये तो समझना पड़ेगा ना पहले कि एंजाइम क्या है। एंजाइम के बारे में 5-6 लाइन अगर सीख जाओ, एंजाइम क्या है, वो क्या करता है, तब ना मज़ा आएगा। अगर इस टॉपिक को सिर्फ पढ़ के हम लोग को आगे निकलना रहता, ठीक है, तब तो सिर्फ इतना सा बोल देते कि वह कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें एंजाइम उपस्थित होता है और उसी को एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एंजाइम उपस्थित होता तो है, ठीक है, बट ये एंजाइम है क्या? सुनते तो हैं नाम बड़ा, एंजाइम प्रोटीन ये सब चीज़, लेकिन ये एंजाइम है क्या? तो ज़रा सा 5-10 मिनट हम लोग देख लेते हैं एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या है, ठीक है। और आज हमको लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री 2 का ना सेकंड लास्ट क्लास है। कल हम लोग लगता है सरफेस केमिस्ट्री 2 को एंड करके सरफेस केमिस्ट्री 3 जो कि सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है, हम लोग उसमें चले जाएंगे। इसके बाद हमको लगता है 1 ही 2 टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री 2 में छोटा छोटा, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री 3 में। तो एंजाइम कैटालाइसिस तो हम लोग देख लिए, एंजाइम कैटालाइसिस खत्म हो गया। क्या भाई, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें एंजाइम उपस्थित होता है उसे एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है यार कि एंजाइम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एंजाइम सीखेंगे एकदम अच्छे से, पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान यहां पर लगाओ। एंजाइम क्या है? एंजाइम जब सुनेंगे हम तो हमारे माइंड में कौन सा इमेज आएगा? जब हम एंजाइम के बारे में कभी सुनेंगे कि हाँ एंजाइम, तो क्या ऐसा कुछ सीन आएगा कि हाँ 2 सींग वाला, या फिर एंजाइम जब हम लोग सोचेंगे तो कुछ आएगा कि बड़ा टेस्टी खाना है, खूब खाने में मज़ा आता है। तो एंजाइम को जब सोचिएगा तो क्या आपको खाना का ख्याल आएगा, सींग वाला जानवर का ख्याल आएगा, किसी देश का ख्याल आएगा, या किसी मिठाई का ख्याल आएगा? तो एंजाइम को जब सुनेंगे हम लोग तो क्या ख्याल आएगा, क्या हमारे माइंड में क्या इमेज बनेगा? एंजाइम क्या है, सबसे पहले ये जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एंजाइम है क्या। सबसे पहली बात, एंजाइम एक छोटा कंपाउंड नहीं, बड़ा कंपाउंड है। बड़ा कंपाउंड बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि CH4 है, मीथेन जिसको आप लोग कहते हो, इसमें एक ही कार्बन है। लेकिन अगर देखा जाए शुगर का फार्मूला तो C12H22O11। अगर मैं आपसे पूछें यार सिंपल सा क्वेश्चन कि बता कौन बड़ा कंपाउंड हुआ, ये या फिर ये, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 12 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें एक ही 4 हाइड्रोजन है, इसमें 22 हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, इसमें 11 ऑक्सीजन। तो सिंपल क्वेश्चन है ये कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये बहुत बड़ा कंपाउंड है। तो एंजाइम के बारे में सबसे पहला बात दिमाग में रखना आप कि ये छोटा छोटा कंपाउंड नहीं है। एंजाइम छोटा कंपाउंड नहीं, एंजाइम बहुत बड़ा कंपाउंड है ना। तो अगर बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा यौगिक है, तो उसका अणुभार भी तो ज़्यादा होगा। जैसे देखो, अगर CH4 का अणुभार निकालना चाहो तो एक कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। परमाणु संख्या कितना हो गया, 6, एटॉमिक नंबर 6, लेकिन हाँ मास नंबर कितना हो गया, 12। तो इसका द्रव्यमान संख्या हो गया 12। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1। तो 4 का कितना हो जाएगा भाई, 4। तो टोटल मिलके कितना हो गया, 16। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करो तो बहुत ज़्यादा, लगभग हमको लगता है 342 ग्राम आता था। नहीं, हम लोग क्वेश्चन में बार बार यूज़ करते थे। तो इसका 16 ग्राम है, लेकिन इसका 342 ग्राम है। तो अगर ये बड़ा कंपाउंड है तो इसका अणुभार भी तो ज़्यादा होगा, 342 ग्राम के करीब करीब। तो इसमें 16 ग्राम, उसका 342 ग्राम।
तो अगर ये बड़ा कंपाउंड है तो इसका दूसरा पहलू, दूसरा ये चीज़ ये है भाई कि इसका अनुभार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एंजाइम के बारे में सबसे पहला बात हम आपको बता रहे हैं कि एंजाइम एक बड़ा कंपाउंड है, और अगर बड़ा कंपाउंड है तो इसका जो अनुभार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, एंजाइम में ना नाइट्रोजन मौजूद होता है। कौन एटम मौजूद होता है भाई, नाइट्रोजन। और तीसरा बात कि उसमें कार्बन भी होता है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं जिस भी कंपाउंड में कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। इंग्लिश में क्या भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। जिसमें भी कार्बन मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। जिसके पास भी कार्बन मौजूद होगा, जिसमें भी कार्बन मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एंजाइम के बारे में हम आपको 3 बात अभी बताए। सबसे पहला बात कि एंजाइम एक बड़ा कंपाउंड है, उसमें एटम जो होगा, एटम का संख्या ज़्यादा होगा। तो अगर वो बड़ा कंपाउंड है तो उसका अनुभार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा बात, इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, और कार्बन होता है। जैसे कार्बन को देखे उसको हम आपको क्या बता दिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तीनों बात को समेटो तो एक स्टेटमेंट बनता है क्या, एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास, है ना। एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। क्यों मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है रे, क्योंकि ये कंपाउंड बड़ा है। तो चलो स्टेटमेंट पे ध्यान देना, एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीनों बात आ गया। हाई मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ, उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा है, उससे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इससे पता क्या चला, वो बड़ा कंपाउंड है ना। तो एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब नाइट्रोजन को रखने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब उसमें क्या होगा भाई, कार्बन भी होगा। नहीं तो एंजाइम के बारे में जब हम पहला बात सोचेंगे तो मेरे दिमाग में आएगा, देखो बड़ा बड़ा कंपाउंड, ये देखो नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट है, कार्बन बहुत सारा प्रेजेंट है, तो कुछ इस टाइप का ख्याल आएगा। अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आगे और बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। तो एंजाइम के बारे में सबसे पहला बात समझे कि एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होगा मतलब बहुत बड़ा कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब नाइट्रोजन उसके पास होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उस एंजाइम में क्या होगा, कार्बन मौजूद होता है। तो जैसे कार्बन मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो एंजाइम के बारे में पहला स्टेटमेंट अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजनी का मतलब नाइट्रोजन को रखने वाला, और कार्बनिक यौगिक का मतलब उसमें कार्बन होगा। पहला स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया। क्या बोलोगे, एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आगे बढ़ो। एंजाइम का जो प्रकृति होता है ना, एंजाइम का जो नेचर होता है ना, वो प्रोटीन के जैसा होता है। किसके जैसा भाई, प्रोटीन के जैसा। अब बोलोगे सर ये कौन सा बात हो, तो वही बात हुआ, ताड़ से गिरे खजूर पे अटके। एंजाइम आप बता रहे हो और बता रहे हो कि एंजाइम का जो प्रकृति है वो प्रोटीन के जैसा है, तो प्रोटीन भी तो ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है भाई। प्रोटीन के बारे में आप जानते होंगे बहुत चीज़ कि हाँ ये चीज़ खाओ इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो चीज़ खाओ उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो आखिर प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर में नए नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। आपका जो बॉडी है उसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है स्किन, चमड़ा, और फिर नीचे जो हड्डी है, हड्डी बोन, तो चमड़ा और हड्डी के बीच में, स्किन और बोन के बीच में देखते हो वो पूरा का पूरा जो मटेरियल है, वो जो पूरा का पूरा मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, सेल्स से बना हुआ है वो। तो उसी सेल्स का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन 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 ही मिलके क्या बनाता है, सेल्स। देखो ये प्रोटीन ये प्रोटीन ये प्रोटीन ये प्रोटीन मिलके क्या बना दिया, एक कोशिका बना दिया। अब बहुत सारा कोशिका मिलके क्या बनता है, आपका मसल सब बनना शुरू हो जाता है, मांसपेशी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बचपन में आप जब छोटे थे, है ना, तो उस समय आपका जो है बॉडी सॉडी बहुत कम था, है ना, पतला पतला हाथ था, उसमें कोशिका सब क्या था, कम था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चले गए, प्रोटीन खाते चले गए, आपके शरीर में प्रोटीन बढ़ता चला गया, तो कोशिका बढ़ता चला गया आपके शरीर में नए नए कोशिकाओं का जन्म हुआ, नए नए कोशिकाओं का निर्माण हुआ, तो आप मस्त बॉडी बिल्डर बन गए।
नहीं। तो कोशिकाओं के निर्माण होने से ही आप हिष्ट पुष्ट होइएगा, कोशिकाओं के निर्माण होने से ही आपका पूरा का पूरा शरीर का जो संरचना है वो सामने में आएगा। तो प्रोटीन से कोशिका बनता है, प्रोटीन क्या करता है, नए नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, और साथ साथ प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत भी करता है। अगर किसी का कोशिका टूट गया तो उसका मरम्मत करने का भी जिम्मेदारी किसका है भाई, प्रोटीन का है। तो यही प्रोटीन 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 जुड़ जुड़ के क्या बनता है, कोशिका बना देता है। और अगर कहीं पर कोशिका टूट गया तो इस टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत कौन करेगा, वो भी कौन करेगा भाई, प्रोटीन करेगा। जैसे मान लो कि दो लड़का है, वो गलती किया, कुछ गलती किया, हम बुलाए उसको, पकड़ लिए कि दोनों गलत किया है, दिए दोनों को एकदम पीठ में, तो दोनों को हम मारे और दोनों को भेज दिए। अगले दिन आया एक स्टूडेंट जो है, पहला वाला जो आया, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्लास जो है अपना जैसे आता था वैसे आया। हम उसको बुलाए, इधर इधर इधर, कल जो हम तुमको दिए थे पीठ मेरे, दर्द वर्द नहीं हुआ? तो बोला क्या सर, वो छोटा से क्या होगा, वो तो उसी समय ठीक हो गया था, ठीक, थोड़ा कस के मारना चाहिए था। बोला जी यार हम तो दिए तो बड़ा ज़ोर से, उसको कुछ नहीं हुआ। बोलता हमको कुछ दर्द वर्द नहीं हुआ था, 2-3 सेकंड में हम ठीक हो गए। बोले ठीक, जाओ बैठो, जाके जाओ। अगला वाला जो स्टूडेंट है, जिसको एक और जिसको हम पीटे थे, वो जो आ रहा है, देखते बेचारा पीठ वीठ टेढ़ा करके आ रहा है। तो हम बोले इधर 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 इधर, क्या हुआ तुमको, ऐसे काहे करके आ रहे हो? बोले सर भूल गए आप, कल आप ही तो दिए थे, जिस समय से दिए उस समय से पीठ मेरा हिल नहीं रहा है, और आप पूछ रहे हैं कि हाँ क्या हुआ है ये। तो हम बड़ा सोच में पड़ गए यार कि 2 स्टूडेंट को हम पीटे थे, वो हमको तो बोल रहा है कि सर क्या, आप थोड़ा ज़ोर से मारना चाहिए था, जिसमें आप मारे थे उसी समय हम ठीक हो गए थे। ये बोल रहा है सर कि अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ, जिस समय आप पीटे थे उस समय से मेरा हिल ही नहीं रहा है पीठ। तो यार ये दोनों में क्या अंतर है, आखिर क्या चीज़ ऐसा हुआ जिसका क्या चीज़ ऐसा था जिसके कारण जो है एक स्टूडेंट का तुरंत दर्द ठीक हो गया और दूसरा देख रहे हैं अभी भी प्रॉब्लम में है? इसका क्या वजह है? वजह यही है प्रोटीन की कमी और प्रोटीन की अधिकता। आप पीटे, मान लो ऐसे करके मारे, तो जैसे मारे तो यहाँ पर जो है ना, जहाँ पर भी पड़ा वहाँ पर का जो कोशिका है वो फ्रैक्चर्ड हो गया, कोशिका टूट गया। इसका भी कोशिका टूटा, इसका भी कोशिका टूटा, दोनों का कोशिका टूटा। लेकिन इस बंदे में प्रोटीन ज़्यादा था, तो प्रोटीन ज़्यादा था तो वो प्रोटीन 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 मिलके क्या कर दिया, उस टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत कर दिया। लेकिन इस बंदे में क्या था, प्रोटीन की कमी थी। तो प्रोटीन की कमी होने की वजह से देख रहे हैं कि अभी भी टूटा हुआ है, अभी भी उसका कोशिका ठीक से जुड़ा नहीं है। और अगर शरीर में हल्का सा भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, शरीर में जैसा होना चाहिए था अगर वैसा नहीं है, अगर हल्का सा भी कुछ भी परिवर्तन हुआ तो वो दर्द बन के सामने आ जाता है। तो चूंकि इसका जो कोशिका है ना, उसका मरम्मत अभी तक नहीं हो पाया है प्रोटीन की कमी के कारण, इसी वजह से इसका दर्द अभी ठीक नहीं हुआ है। तो प्रोटीन का क्या काम है भाई? प्रोटीन नई कोशिकाओं को जन्म देता है। बचपन में थे आपका कोशिका कम था, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हो नया नया कोशिका बनता चला जा रहा है, आपका बॉडी वॉडी और बढ़ता चला जा रहा है। तो वो कौन कर रहा है? वो प्रोटीन कर रहा है। नए नए कोशिकाओं को कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो प्रोटीन नए कोशिकाओं का निर्माण करता है और साथ साथ प्रोटीन क्या करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत भी करता है। कहीं चोट लग जाने की वजह से आपका कोशिका जो टूट जाता है उसका मरम्मत कौन करता है भाई? प्रोटीन करता है। और उसी प्रोटीन का भाई है कौन? एंजाइम। एंजाइम भी इसी टाइप का काम करता है। एंजाइम भी कोशिकाओं को उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंजाइम भी क्या करता है? टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करता है। तो एंजाइम की प्रकृति किसके जैसी होती है? प्रोटीन के जैसी। और प्रोटीन के बारे में हम अच्छे से सीख लिए कि प्रोटीन ही है वो जो हमारे शरीर का जो मूलभूत संरचना है उसका निर्माण करता है। आप अगर प्रोटीन नहीं रहे तो सिर्फ आपका हड्डी नजर आएगा। हड्डी और उस चमड़ा के बीच में जो कोशिका सब भरा हुआ है, ये किसका देन है भाई? प्रोटीन का। वो प्रोटीन ही है पूरा। प्रोटीन ही नए नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रोटीन ही टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करता है। और इसी प्रोटीन के जैसा कौन होता है हमारा भाई? एंजाइम। ओके, तो एंजाइम के बारे में 2 बात आप सीख लिए। सबसे पहला बात, एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। एंजाइम क्या है? हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम का जो प्रकृति है वो किसके जैसा होता है भाई? प्रोटीन के जैसा होता है। और अगर प्रोटीन के जैसा है तो कहाँ पाया जाएगा बोलो? एनिमल में, मतलब हम लोग जीव जंतु के जीवित कोशिकाओं में। कोशिका तो उसी से बना हुआ होता है। तो अगर आपको प्रोटीन को ढूंढना है तो प्रोटीन का तो पता है कोशिका,
कोशिका को देखो वही प्रोटीन है भाई। तो ये हमारा जो जीव जंतु है या जो पेड़ पौधा है उसकी जीवित कोशिकाओं में मर गया तब तो वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जिंदा है, जीवित कोशिका है, तो उस जीवित कोशिका में कौन होगा? प्रोटीन मौजूद होगा, मीन्स एंजाइम मौजूद होगा। तो एंजाइम के बारे में सबसे पहला बात, एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम की प्रकृति, एंजाइम का जो नेचर होता है प्रोटीन के जैसा होता है। एंजाइम को अगर पाना होगा, एंजाइम को अगर देखना होगा तो कहाँ भाई? तो पेड़ पौधों और जीव जंतु की जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन उपस्थित होता है, एंजाइम उपस्थित होता है ना। अगला बात, एंजाइम वाटर के साथ मिलकर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। वाटर के साथ मिलकर क्या भाई? यही आ रहा है सरफेस केमिस्ट्री थर्ड में, आप लोग यही सीखोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं, वैसे शरबत को कहते हैं जो हमारा जो ये एनिमल मेम्ब्रेन है ना, एनिमल मेम्ब्रेन मतलब एनिमल मेम्ब्रेन, फिर से हम बोल देते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा कि आपका जो हाथ है, हाथ के ऊपर जो चमड़ा है या पूरा बॉडी में जो चमड़ा है, उस चमड़ा में देखते हो छोटा छोटा छेद है। तो जो छेद है तो उसको हम जाली के जैसा समझ सकते हैं, जैसा को आटा को साफ़ करने के लिए जो आपका जाली होता है, बालू वालू को साफ़ करने के लिए जिस तरह से जाली होता है, कपड़ा में भी छोटा छोटा छेद होता है तो उसको भी कहीं पर आप जाली के जैसा इस्तेमाल कर लेते हो। तो उसी तरह से आपका चमड़ा में भी छोटा छोटा छेद है तो उसको भी आप जाली कह सकते हो, इंग्लिश में मेम्ब्रेन कह सकते हो। और चूंकि वो हम लोग का है, एनिमल का है, इसी वजह से उसको हम कह देते हैं एनिमल मेम्ब्रेन। तो वैसा सॉल्यूशन जो एनिमल मेम्ब्रेन है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा चमड़ा है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन उसको कहते हैं। वैसा सॉल्यूशन, वैसा शरबत जो ये जो इंसान का जो चमड़ी है ना, ये जो इंसान का जो आपका जो ये मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाए, फंस जाए, वो आर पार नहीं हो पाए। ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है, इंसान का जो स्किन है, वो जो जाली है उससे पार नहीं हो पाए, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। और कोलोइडल सॉल्यूशन में जो घुला हुआ कण होता है ना रे, उस घुला हुआ कण का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 10⁻⁻9 मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होता है। अभी बस हल्का सा अरे इस कोलोइडल सॉल्यूशन पे तो पूरा का पूरा हमारा सरफेस केमिस्ट्री थर्ड है, पूरा लॉन्ग है ना, तो उसको बहुत डिटेल में 4, 5, 6 क्लास में हम लोग सीखेंगे पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री थर्ड। तो बहुत, तो हल्का सा हम आपको यहाँ पर बता दिए कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में कि कोलोइडल सॉल्यूशन कौन है भाई? वो जो हमारा चमड़ी है, हमारा जो स्किन है, वो जो एनिमल मेम्ब्रेन है, उससे वो सॉल्यूशन पार नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा। थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन होता है और इसमें जो घुला हुआ पार्टिकल होता है उसका जो व्यास डायमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होता है। ओके, तो देखो एंजाइम के बारे में सबसे पहला बात क्या सीखे? एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम का प्रकृति किसके जैसा होता है? प्रोटीन के जैसा होता है। एंजाइम कहाँ पाया जाएगा भाई? तो एनिमल और प्लांट्स है ना, जीव जंतु और पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में पाया जाएगा। अच्छा, एंजाइम जो है वाटर के साथ मिलकर कैसा सॉल्यूशन बनाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, जो इंसान का जो स्किन है मतलब एनिमल मेम्ब्रेन है उससे पास नहीं हो पाएगा। एंजाइम जबरदस्त कैटलिस्ट भी होता है और इतना अच्छा कैटलिस्ट होता है, इतना इफेक्टिव कैटलिस्ट होता है कि वो किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है ना, उस स्पीड को 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना भी नहीं, 10⁻20 गुना, आप समझ सकते हैं 10⁻20, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे उस समय, याद करो, बोले थे 10⁻23 को हम तोड़ के दिखाए थे कितना बड़ा नंबर है, मतलब 1 पर ना 20 जीरो, बाबा रे बाबा। मतलब जो रिएक्शन धीरे धीरे जा रहा था, धीरे जा रहा था, एंजाइम उसके स्पीड को 10⁻20 गुना तक बढ़ा सकता है। आप समझ सकते हैं एंजाइम कितना इफेक्टिव कैटलिस्ट है, कितना ज़बरदस्त कैटलिस्ट है। तो एंजाइम एक इफेक्टिव कैटलिस्ट होता है, मजबूत कैटलिस्ट होता है, और एंजाइम चाहे तो किसी भी रिएक्शन के रेट को कितना रे 10⁻20 गुना तक बढ़ा सकता है। आपके शरीर में खाना पचता है एंजाइम की वजह से। तो हमारा जो शरीर है ना, शरीर के अंदर ना एंजाइम बहुत सारे रिएक्शन में हिस्सा लेता है, बहुत सारे रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो चूंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाले अभिक्रियाओं में एंजाइम बहुत सारी अभिक्रियाओं में हिस्सा लेता है, इसी वजह से एंजाइम का दूसरा नाम बायोकैटलिस्ट भी पड़ा। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या बोले? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब जीव के अंदर रहने वाला उत्प्रेरक। खाना जो हमारा पचता है वो भी एंजाइम की वजह से ही पच रहा है, और जो है बहुत सारा जो फैक्टर होता है, उस फैक्टर में, उस रिएक्शन में एंजाइम बहुत ज़्यादा योगदान देता है। चूँकि हमारे शरीर के अनेक अभिक्रियाओं में एंजाइम हिस्सा लेता है, इसी वजह से एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं?
जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट भी हम लोग कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायो कैटेलाइसिस। ये जो शरीर के अंदर जो एंजाइम हमारे रिएक्शन में जो हिस्सा ले रहा है, उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायो कैटेलाइसिस, मतलब जैव उत्प्रेरण हिंदी में कह सकते हो। ये पूरा हम एंजाइम के बारे में आपको बताया। एंजाइम के बारे में क्या क्या सीख लिए? एंजाइम एक उच्च अनुभार वाला नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम के नेचर प्रोटीन के जैसा होता है। एंजाइम जो है कहाँ पर पाया जाता है भाई? तो पेड़ पौधों और जीव जंतु की जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होगा। एंजाइम ज़बरदस्त कैटलिस्ट है, किसी भी रिएक्शन के रेट को 10 पर पावर 20 गुना तक बढ़ा सकता है। एंजाइम जल के साथ मिलकर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है ना। और चूंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अभिक्रियाओं में, बहुत सारे रिएक्शन में एंजाइम हिस्सा लेता है, इसीलिए एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी या फिर जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरण या बायो कैटेलाइसिस। ये एंजाइम के बारे में हमको बताए। और वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम उपस्थित होगा, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम उपस्थित होगा, या फिर वो रिएक्शन जो फास्ट हो रहा होगा एंजाइम की मदद से, उस रिएक्शन को कहना एंजाइम कैटेलाइसिस। समझ में आया? जिस रिएक्शन के स्पीड को एंजाइम बढ़ा रहा होगा, जिस रिएक्शन में एंजाइम उपस्थित होगा, जिस रिएक्शन के स्पीड को एंजाइम इंक्रीज कर रहा होगा, उस रिएक्शन को कहिएगा एंजाइम कैटेलाइसिस। समझ में आया? जिस रिएक्शन को कौन बढ़ा रहा होगा? नॉर्मल कैटलिस्ट नहीं, उसके स्पीड को बढ़ा रहा होगा। एंजाइम अगर बढ़ा रहा है तब उसको कहना एंजाइम कैटेलाइटिक रिएक्शन या फिर एंजाइम कैटेलाइसिस। तो दो तरीके से बोल सकते हो। पहला तरीका ये कि वह रिएक्शन जिसमें एंजाइम उपस्थित हो, या फिर उससे अच्छा बोल सकते हो कि वह कैटेलाइटिक रिएक्शन जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित हो रहा हो, जिसका स्पीड एंजाइम के द्वारा बढ़ रहा हो, उसी को बोलेंगे एंजाइम कैटेलाइसिस। और एंजाइम क्या है ये पूरा हम आपको डिटेल में बता दिए, है ना। तो चलो अब प्रोजेक्टर के थ्रू हम जो है थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा हम ऑन करते हैं, आप लोग जो है समझ के फिर स्क्रीनशॉट लोगे। सारा पॉइंट जो हम लोग देखें ना, कैसे कैसे पढ़े। एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन और कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। अब पूरा सारा पॉइंट हम लोग देख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा। हाँ देखो तो लाइट भी ऑफ हो गया और स्क्रीन पे आपका आ गया। देख एंजाइम कैटेलाइसिस जैसे जैसे हम लोग पढ़े थे, देखो वही लिखा हुआ है। एंजाइम इज ए हाई मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। इट इज़ प्रोटीन इन नेचर। इसका प्रकृति किसके जैसा होता है भाई? प्रोटीन के जैसा होता है। अच्छा, इट इज़ फाउंड इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स का मतलब हो गया जीवित कोशिका। किसका किसका? एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स में उपस्थित होते हैं। इट फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। इट इज़ वेरी पावरफुल कैटलिस्ट। बहुत मजबूत कैटलिस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त कैटलिस्ट होता है, बहुत प्रभावी कैटलिस्ट होता है। और ये किसी भी रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ा सकता है? रे देखो 10 to the power 20 टाइम्स। तो ये लिख दें, इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 to the power 20 टाइम्स। ठीक है। अब बहुत सारे रिएक्शन में हमारा हिस्सा लेता है, इसलिए बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। सिंस मेनी रिएक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैटलाइज्ड by enzyme, so it is also called biocatalyst। इसीलिए इसको बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग क्या कहे थे? बायोकैटेलाइसिस। हो गया। तो ये एंजाइम के बारे में, यहाँ तक जो हम लिखा है पूरा का पूरा एंजाइम के बारे में आपको लिखा है। और अब पढ़ लेते हैं ये एंजाइम कैटेलाइसिस। तो क्या बोलोगे? द रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय, वैसा रिएक्शन जो उत्प्रेरित होता हो, जिसका स्पीड बढ़ता हो, किसके द्वारा रे? एंजाइम के द्वारा। नहीं तो द रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम कैटेलाइटिक रिएक्शन या फिर एंजाइम कैटेलाइसिस। तो ये इंग्लिश में हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। अब जो है हम हिंदी वाला दिखा रहे हैं। हाँ ऊपर करते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा कर दिए हैं
तो 2 पार्ट में ले लेना, थोड़ा सा और बच गया है यहाँ पर, जरा सा बच गया है तो हम एक बार थोड़ा ऊपर कर देंगे, 2 स्क्रीनशॉट में हो जाएगा और क्या। देखो एंजाइम कैटालाइसिस हिंदी में क्या बोल दिए भाई, एंजाइम उत्प्रेरण, पढ़ लो एकदम अच्छे से। देखो वही चीज़ जो हम लोग अभी समझे, एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसकी प्रकृति प्रोटीन के जैसी होती है। यह जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह जल के साथ मिलकर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। यह अत्यधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। यह किसी भी अभिक्रिया की दर को 10 पर पावर कितना भाई 10 पर पावर 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चूंकि यह जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, उसको फास्ट करते हैं, इसीलिए इसे जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, है ना, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, इसीलिए इसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को जैव उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। तो आप इसको भी लिख दोगे यहाँ पर, तथा इस घटना को जैव उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। तथा इस घटना को, चूंकि वो शरीर के बहुत सारे अभिक्रियाओं में हिस्सा लिया, इसीलिए उसको अब जैव उत्प्रेरक भी बोले, और इंग्लिश में भी लिख दिए थे दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोकैटालाइसिस। तो हिंदी में जो है यहाँ पर छूटा हुआ नजर आ रहा था, तो आप लिख दीजिएगा तथा इस घटना को जैव उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आप लोग सीखे किसके बारे में भाई, एंजाइम के बारे में सीखे, एंजाइम के बारे में। और अब हम लोग जो है यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका, एंजाइम कैटालाइसिस का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो लेकिन ध्यान देना इस स्क्रीनशॉट में इसको भी ऐड कर लेना यहाँ तक, ठीक है, उसको ऐड कर लेना। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो हो गया, इसको हम हटा दें। देखिए अब उसका एंजाइम कैटालाइसिस का डेफिनेशन देख लें हम लोग। वह अभिक्रिया जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, नहीं वैसा अभिक्रिया जो किसके द्वारा रे, एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण या फिर एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रिएक्शन, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन या फिर वैसा अभिक्रिया जिसको एंजाइम फास्ट कर देता है, एंजाइम उत्प्रेरित कर देता है, उसी को हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका छोटा सा तो है यार, एक लाइन था, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जो है ना लाइट ऑन कर रहे हैं और 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम जो है अब इसको हटाते हैं और लाइट ऑन करते हैं। हाँ देखो लाइट ऑन हो गया। चलो तो अब हम लोग जो है एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन का 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप इसके पहले 1-2 क्लास पहले भी पढ़े थे। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, C12H22O11, है ना। इसको हम लोग केन शुगर भी कहते थे, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था रे, सुक्रोज, नहीं। अच्छा इसको वाटर में डालते थे तो बोलो, जैसे पानी में डालते थे तो क्या क्या बनता था, जरा बता तो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या बनता था, तो सुक्रोज को पानी में डालते थे, तो सुक्रोज मतलब चीनी जो है हमारा 2 चीज़ में टूटता था, क्या क्या बोल तो, C6H12O6 प्लस C6H12O6, है ना। लेकिन हाँ दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ था, ये भी हम लोग थोड़ा सा सीखे थे। एक का नाम था ग्लूकोज और दूसरे का नाम क्या था भाई, फ्रुक्टोज, क्योंकि दोनों का संरचना, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग था, एक में एल्डिहाइड था और एक में कीटोन, नहीं। तो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। सुक्रोज को हमने, शुगर को क्या किया, पानी में डालकर उसको तोड़ दिया ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ। अब इसमें हम लोग पिछली बार H2SO4 यूज़ किए थे, याद आया। तो H2SO4 के आने से ये टूटना क्या हो गया था, फास्ट। उस एसिड की वजह से ये रिएक्शन क्या हो गया था, फास्ट टूट रहा था। तो अगर ये रिएक्शन फास्ट टूट रहा है और वो कैटलिस्ट, वो H2SO4 की वजह से हुआ, तो H2SO4 को हमने कहा दिया था कैटलिस्ट। तो चूंकि कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर लिया आपने यहाँ पर, अगर आप H2SO4 इस्तेमाल कर लिए तो इसको बोल देंगे कैटालाइटिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप H2SO4 के जगह पे आप किसी एंजाइम का उपयोग कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम है इसके लिए, इन्वर्टेज। क्या भाई, इन्वर्टेज। और ये इन्वर्टेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है,
और ये एंजाइम इस रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, इस रिएक्शन के स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसके टूटने के दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या अब ये नॉर्मल रिएक्शन रहा? नहीं, क्योंकि इसमें आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लिया। तो अच्छा, क्या इसको कैटालाइटिक रिएक्शन बोल देंगे? वो भी नहीं, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट नॉर्मल नहीं है, स्पेशल कैटलिस्ट है। कौन? एंजाइम। तो अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम आ गया तब उसको आप क्या कहिएगा, एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। इसका मतलब है कि ये एक हमारा एग्जांपल हो गया एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन का, क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट नॉर्मल कैटलिस्ट नहीं कर रहा है, एंजाइम कर रहा है। और एंजाइम का नाम क्या है भाई? इन्वर्टेज। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। पेड़ पौधा जो खाना बनाता है रे, वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में नहीं। पेड़ पौधा जो खाना बनाता है ना, वो उसका जो खाना रहता है वो किस रूप में? वो जो खाना जो अपने आप को स्टोर करता है बना बना के, धूप से, क्लोरोफिल से, है ना, सूर्य प्रकाश जिसको आप कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ को मिक्स करके जो खाना बनाता है वो किस रूप में बनाता है? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो? C6H10O5। ठीक है। अगर यहाँ पर एक रहता है ऐसे 1, तो आप सिंगल कंपाउंड उसको बोलते, लेकिन स्टार्च ना एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, इसमें ऐसा 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 C6H10O5 ऐसा ऐसा 2 पीस नहीं जुड़ा हुआ होता है, 3 पीस नहीं, 4 पीस नहीं, N पीस। अब वो N जो है ना 500 से ज़्यादा होता है, मतलब ऐसा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और ऐसे करते करते कितना 500 से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। इसी वजह से इन जनरल हम यहाँ पर लिख देते हैं N। तो आप सिर्फ इतना सा कोई स्टार्च मत बोलिएगा, स्टार्च ये है और इसको कहते हैं पॉलीमर। अगर एक पीस रहता तो मोनोमर, मोनो मतलब होता है एक, अब मर का मतलब होता है हिस्सा, भाग। तो अगर एक पीस सिर्फ अगर ये रहता तो मोनोमर, 2 हुआ तो डाइमर, 3 हुआ तो ट्राइमर, 4 हुआ तो टेट्रामर, 5 हुआ तो पेंटामर, 10 हुआ तो डेकामर, 11 हुआ तो अनडेकामर, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इन जनरल उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीमर। तो ये है हमारा पेड़ पौधे का रिजर्व फूड, पेड़ पौधे का संचित खाना। पेड़ पौधा जो खाना बनाता है इसी कंपाउंड के रूप में बनाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं रे, स्टार्च। इस स्टार्च का ना 2 अणु आप ले लीजिएगा, 2 अणु, और इसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलो। तो अब इसका ना इसका N लिए हो तो यहाँ पर ये भी आप N ले लीजिए, वाटर भी N ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इसका 1 पीस लेते हैं ना तो ये वाटर के 1 पीस से रिएक्शन करता है। अगर ये 2 पीस लेते तो 2 पीस, 3 पीस लेते तो 3 पीस। चूंकि यहाँ पर N ले लिए हैं तो यहाँ पर N ले लेते हैं। तो अब ये दोनों मिल के देखो क्या बनाता है, 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 12, C12। H देखो कितना है 20 और 2 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा H22। ठीक है, और 5 × 2 कितना हो गया 10, और यहाँ पर 1 O है तो 10 O इधर और 1 O, कितना हो गया बोलो तो 11। और चूंकि ये भी N था और ये भी N है तो ये भी कितना पीस बनेगा भाई, N पीस बनेगा। नहीं, एक पीस जुड़ के क्या हो गया, 1 पीस बनता, 2 पीस जुड़ के 2 पीस। चूंकि ये दोनों N है तो ये क्या बन जाएगा, N पीस बन जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं माल्टोज। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिए आप, ये माल्टोज और ये सुक्रोज, ये दोनों तो सेम ही लग रहा है। हाँ, वही कहानी है जो यहाँ पर है। ठीक है, गन्ना से जो मिठास है ना, गन्ना से जो मिठास आता है, गन्ना का जो रस होता है उसमें ये कंपाउंड मौजूद होता है, और फल का जो मिठास होता है ना वो इसकी वजह से होता है। फल का जो मीठापन है और जो गन्ना का मीठापन है, क्या दोनों का स्वाद सेम होता है? नहीं, जो चीनी का मीठापन होता है उसका मीठापन, उसका स्वाद अलग लगता है, और जो फल का मीठापन होता है उसका स्वाद अलग होता है। तो फल का जो मीठापन होता है ना, फल में मीठापन जो होता है वो इस कंपाउंड की बदौलत होता है, माल्टोज की बदौलत। और जो आपका चीनी है वो है ये सुक्रोज। तो चीनी का स्वाद अलग और फल का मिठास अलग, क्योंकि दोनों का वजह अलग। फल में जो मीठापन है वो किसकी वजह से है, माल्टोज की वजह से है, और चीनी में जो मीठापन है वो क्या है, सुक्रोज की वजह से। तो देखो स्टार्च को हमने वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, माल्टोज बना दिया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाया। लेकिन यहीं पर एक एंजाइम हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, अब वो है डायस्टेस।
ये एंजाइम है। क्योंकि आपने एंजाइम को यूज़ कर लिया तो इसी एंजाइम को हम लोग कह देते हैं, सॉरी इस रिएक्शन को तब बोल देंगे एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। एक और जगह है, थोड़ा सा बना देते हैं कि तीसरा, वही माल्टोज ले लेते हैं यार, C12H22O11। अब इसको पानी में जाके तोड़ो तो ये माल्टोज है, याद रखना, ठीक है, हल्का मीठापन। सुक्रोज को जब तोड़े थे ना तो एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला था, लेकिन जब माल्टोज को पानी में हम डाल के तोड़ते हैं ना तो हमको दोनों ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6। और ये दोनों दो पीस इसलिए लगा दिए क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है तो ये भी सेम मिल के कितना हो जाएगा 2 पीस, और ये दोनों का दोनों क्या है भाई, ग्लूकोज है। तो सुक्रोज को जब पानी में हम लोग डालते थे तो एक बनता था ग्लूकोज, एक बनता था फ्रुक्टोज, लेकिन माल्टोज को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो दोनों हम लोग को बनता है ग्लूकोज। दोनों क्या बनता है भाई, ग्लूकोज। तो ये नॉर्मल रिएक्शन अभी है, लेकिन इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक एंजाइम हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, माल्टेज। क्या भाई, माल्टेज। तो ये माल्टेज क्या है भाई, एक एंजाइम है, और इसके आने से जो है ना ये रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो अगर रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन, कोई दूसरा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया तो कैटालाइटिक रिएक्शन, लेकिन अगर एंजाइम इस्तेमाल कर लिए तो एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। तो इस तीनों रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमने एंजाइम का इस्तेमाल किया है, इस वजह से हम लोग कह देंगे कि ये तीनों जो है एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन है। और ध्यान रखना कि ये भी क्या है भाई, एंजाइम है, और ये भी क्या है भाई, एंजाइम है, ठीक है। तो जिस भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अगर तुम एंजाइम का इस्तेमाल कर लोगे तो उसको एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब रहने देते हैं यार, आज इतना ही इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग जो है ना सरफेस केमिस्ट्री 2 का एंड करने का कोशिश करेंगे, एंड लगभग हमको लगता है कर ही देंगे, और थर्ड अगर टाइम बचा तो सरफेस केमिस्ट्री 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है, ओके। तो ये सब अच्छे से तुम लोग रेडी रहना। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या सीख रहे, वही सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बेचारा जो जियोलाइट था उसका सतह ही कुछ ऐसा था कि उसको मजबूरी में ना चुन चुन के रिएक्शन करना पड़ता था, नहीं, रिएक्टेंट के आकार को सेलेक्ट करता था, प्रोडक्ट के आकार को सेलेक्ट करता था, खुद अपना छेद भी वो बेचारा देखता था। तो वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जो कैटलिस्ट का जो छिद्रदार बनावट है उस पर रिएक्टेंट का आकार और प्रोडक्ट के आकार पर निर्भर करता है, उसको आपने सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एंजाइम कैटालाइसिस। तो पहले आपने एंजाइम के बारे में पूरा अच्छे से सीखा। अब फिर हम लोग बोले कि जिस भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अगर तुम आप एंजाइम का इस्तेमाल कर लोगे, एंजाइम को कैटलिस्ट बना दोगे, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कह देंगे एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल सरफेस केमिस्ट्री 2 के लास्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, सेम टाइम 11 बजे। आज के लिए इतना ही।